Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Education for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम करने वाले हैं अचीवर्स लेवल क्वेश्चंस, जो कि हम करने वाले हैं किसमें, हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ में, हम करने वाले हैं एडवांस लेवल या अचीवर्स लेवल क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा, बिल्कुल ऐसे कर लोगे। खूब सारा अपन सोशल स्टडीज़ पढ़ चुके हैं, तो कन्फ्यूजन भी बिल्कुल नहीं होगा, फटाफट कर लेंगे और फटाफट बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी होती, कोई कूपन नहीं लेना होता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई टेंशन नहीं है इस प्रकार का। पढ़ाई करनी है, फुल ऑन करनी है और बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपन अचीवर्स लेवल क्वेश्चंस पे। नाउ पहला क्वेश्चन जो है, गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट एंड द तीन मूर्ति भवन वो बिल्ट किसके लिए बने थे? देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करते हैं क्वीन विक्टोरिया की, तो ये तो अपने आप में कटी जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश किंग, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बने थे, जब मैं आपको बताती हूँ कि जॉर्ज द फिफ्थ, जो जॉर्ज पंचम जिनको कहते हैं, जब वो भारत आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए बने थे। ठीक है, उनके स्वागत के लिए बने थे। और दूसरी बात ये थी कि वो जब फैसिलिटीज़ हुई थी, इंडियन जो आर्मी जो इन्वॉल्व थी, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया जो थी ब्रिटिश कॉलोनी थी उस टाइम पे, तो जब हमने वर्ल्ड वॉर 1 में इनका साथ दिया, हमारे पास कोई चारा तो था नहीं, तो हमने जो उनका साथ दिया, उनमें जो इंडियन आर्मी और जो जवान थे, उनकी जो फैसिलिटीज़ हुई थी, उनको मॉन करने के लिए ये जब भारत आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए ये बने थे। तो अगर आज भी आप गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो आप वहाँ पे नाम पढ़ेंगे, जो नाम शहीदों के लिखे हुए हैं, तो आप देख के समझ जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर फैसिलिटीज़ जो हैं ये उनके नाम लिखे हुए हैं, शहादत जिनको मिली थी। ठीक है, तो टू वेलकम जॉर्ज द फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन मिलिट्री, या फिर आप मिलिट्री फोर्सेस का कौन है? जॉइंट कमांडर अगर आप बात करते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स जो है, अगर उनका आप बात करते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस इंडिया में किनको बोला जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक और आजकल पोस्ट बन गई थी, जिसमें पहले जो थे वो बिपिन रावत थे, वो कौन थे? वो सीडीएस थे, ही वॉज द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे तीनों डिफेंस फोर्सेस का, है ना। तो सीडीएस की जो है वो अभी अभी बना है, सीडीएस की जो पोस्ट है वो अभी अभी बनी है, अभी अभी मतलब हालिया बनी है। और इससे पहले अगर आप बात करते हैं, लेकिन अगर आप ये बात करते हैं चीफ किसको माना जाता है डिफेंस फोर्सेस का, वो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माना जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टीचिंग टेक्निक्स इन सोशल साइंस कुड इन्वॉल्व। सोशल साइंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, टीचिंग टेक्निक्स में क्या क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ एक तरफा पढ़ाई होनी चाहिए? प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रोल प्लेइंग हो सकती है, लेक्चर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। डांस भी हो सकता है, डांस मतलब स्किट वगैरह टाइप का जो डांस होता है, वैसे नहीं एकदम कुछ भी डांस करना, स्किट विस्किट जो होती है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ जो तरीके हैं वो डांस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट डांस आप अगर चाहें तो आप अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग जगहों के, अगर आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं तो आप डांस भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। नाउ नेक्स्ट, रंजीत सागर डैम जो है कहाँ लोकेटेड है? अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप उसी से समझ जाएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा, पंजाब का है ये, और ये कहाँ पर है? बॉर्डर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब की रावी नदी पे बना हुआ ये डैम है। और इसका दूसरा नाम जो है वो थीन डैम ही के नाम से ना जाना जाता है। तो आपको आंसर जो है वो वैसे ही पता चल गया, थेन या थीन बोला जाता है। ठीक है, नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल इंपीरियल सिस्टम लेज इन। मुगल इंपीरियल सिस्टम की अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा जो एक बादशाह कहलाता है, जिसने बहुत सारे उसमें रिफॉर्म्स किए और जिसकी वजह से उसको ग्रेट बोला जाता है, या उसको अकबर का खिताब दिया गया था। जलालुद्दीन मोहम्मद को उसकी जो रियासत थी उसने अकबर के नाम से नवाजा था। वो जो होता है वो किसके बाद हुआ था? मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? मनसबदारी सिस्टम मतलब आपको बेसिकली एक तरह का आप रिफॉर्म था बहुत बड़ा, जिसमें लोगों की जो सैलरीज थी ना कई कई सालों से नहीं बढ़ी थी। तो मनसबदारी सिस्टम में ये चीज़ जो थी ये बदली गई थी। अब ये हुआ था कि हर आदमी को सैलरी दी जाएगी और हर 10 साल में उसको रिव्यू किया जाएगा, और आपकी सैलरी जितनी होगी हर बार उसकी सैलरी जो है वो किसी तरह से जो रिव्यू प्रोसीजर था वो सब कुछ लाया गया था। और बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सोशल रिफॉर्म की उसमें बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। इंपीरियल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम की एक फाउंडेशन जो है मनसबदारी सिस्टम ने ले की थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा शुरू हुआ था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा। Which of the following factors are responsible for the rapid growth of sugar production in South India as compared to North India? South India में आपको मालूम है कि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है compared to North of India। इसका रीज़न क्या है? अगर इसके जो रीज़न है आप पढ़ लीजिए, इसमें हम 1 2 3 4 करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। हायर प्राइस एकर मिलती है, यील्ड ऑफ केन,
sugar cane of course, higher sucrose content of sugar cane, लोअर लेबर कॉस्ट या लॉन्गर क्रॉप पीरियड। अब इसमें जो आंसर है वो पहला या दूसरा सही है, या आप कह सकते हैं पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है। पहले देख लेते हैं कौन सा है, पहला दूसरा और चौथा सही है। मतलब कौन कौन सा सही है यहाँ पे देख लेते हैं अपन। पहला मतलब हायर पर एकड़ यील्ड ऑफ केन होता है, शुगर केन जो लगती है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसमें, ठीक है। सेकेंड क्या है, हायर सुक्रोज कंटेंट होता है शुगर केन में, और लॉन्गर क्रॉप पीरियड होता है। लोअर लेबर कॉस्ट वैसे भी कोई अपने आप में सेंसिबल बात नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं है कि लोअर लेबर कॉस्ट होती है साउथ इंडिया में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 and 4 आर दी आंसर्स। नाउ 7th, after which census was it discovered that the population of India is growing at the rapid rate। अब ये मैं बता दूं कि सेंसेक्स जो है भारत में, सेंसस जिसको कहते हैं, जनगणना जिसको हम समझते हैं, अभी हमारी जनगणना 2021 में होनी थी, हुई नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड स्टफ। लेकिन ये बात कब समझ में आ गई थी, पहली जनगणना कब हुई थी उसका मैं आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट सेंसस इंडिया में जो हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वो एक अंग्रेज साहब ने कराया था और हुआ भी ब्रिटिश टाइम पे ही था। हेनरी नाम था उनका, हेनरी वॉल्टर ने कराया था, ठीक है। हेनरी वॉल्टर ने कराया था, कब कराया था, 1830 में, 1830 में हुआ था ये फर्स्ट सेंसस था। और फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया की हुई थी 9 फरवरी को 1951 में, ठीक है, 1951 में। और इसी में हमको ये समझ में आ गया था कि भाई साहब रेट की जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत अलार्मिंग है। तो मतलब ये समझ में हमको इतने पहले आ गया था, लेकिन किया हमने कुछ नहीं। अभी ये हाल है कि हम वर्ल्ड में सेकेंड हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर विच सेंसस, ये तो बता दिया ना मैंने। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट वॉज डिजाइंड टू, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको डिजाइन क्यों किया था, प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, प्रोटेक्ट द सिविल राइट ऑफ सिटीजंस। ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, आपको किसी भी व्यक्ति की, आपको जो उसकी जो सिविल राइट्स हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है पारित किया गया था। नाउ जेपीसी किसके लिए यूज होता है, जेपीसी तो आपको मालूम हो गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बोला जाता है, ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए बोला जाता है जेपीसी। ऑलराइट, आप लोग इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं कि मैं मान के चलती हूँ कि ये बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल 3rd, 4th, 5th में पढ़ी गई हैं, तो ये तो आती होंगी। ये हमने इसलिए लिए अचीवर सेक्शन में क्योंकि कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हु टुक चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर एट द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये सारे ही जो है आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसमें नाम आपको आ रहा होगा गुलजारी लाल नंदा का, हमने नाम नहीं सुना, ये कौन थे। तो ये मैं बता दूं कि अलग अलग टाइम पे 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। मालूम है आपको 2 बार प्रधानमंत्री कब रहे, एक बार जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई उसके बाद, और एक बार 1966 में जब शास्त्री जी की डेथ हुई उसके बाद भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। तो आंसर जो है वो है गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर बने गुलजारी लाल नंदा, और फिर बनी इंदिरा गांधी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो घूमे हुए से क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। अब क्या होते हैं दोनों वो भी हम डिफरेंस से समझ जाएंगे। प्राइमरी सोर्स जो है प्राइमरी वाला सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी है, ये तो बहुत ही स्टूपिड सा डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स जो है वो क्लोजेस्ट होता है टू द पर्सन इन्फॉर्मेशन पीरियड ऑफ बीइंग, इस आइडिया ऑफ बीइंग स्टडीड। प्राइमरी सोर्स जो होता है क्लोजेस्ट होता है टू द पर्सन इन्फॉर्मेशन पीरियड और आइडिया बीइंग स्टडीड। आंसर जो है प्राइमरी सोर्स होता है। बेसिकली देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी सोर्स मतलब बिल्कुल ही प्राथमिक सोर्स। तो प्राथमिक सोर्स जो होता है वो क्लोजेस्ट होता है पर्सन से, इन्फॉर्मेशन से, पीरियड से, या आइडिया जिसको आप स्टडी करने वाले हैं। तो आंसर जो है वो सी है। नाउ 12 का अगर हम बात करते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, हम इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, वो इसको स्पॉय म्यूटनी कहते हैं, ठीक है। हम इसको म्यूटनी नहीं कहते हैं। हमारे लिए ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हमारी, जिसमें आपको मालूम है इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट नेम्स इनको क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम उनको रिवोल्ट ऑफ 1957 कहते हैं, 1857 कहते हैं, वो इसको स्पॉय म्यूटनी कहते हैं, या हम उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं हमारी पहली, ठीक है। जो मंगल पांडे आपको मालूम है इसमें बहुत बड़े हीरो के तौर पर उभरे थे, और ये क्यों हुआ था कि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज यूज करते थे जो पोक के और बीफ के मांस से बनती थी, उसके खिलाफ, मतलब बेसिक जो रीजन है, जो इमीडिएट रीजन था वो ये था म्यूटनी का, ठीक है, जो इस रिवोल्ट का। वो क्यों है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मेन एक्टर्स इस इवेंट में, ऑफ कोर्स नॉट।
ये कोई रीज़न नहीं है। मेजर करना चाहते हैं डिग्री ऑफ एंटी कलोनलिज्म इन इंडियन पीपल, ये भी नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आउटकम रिजल्टेड, नहीं, ये बेसिकली इसलिए कहा गया था क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं ये सेल्फ पब्लिसिटी का एक्ट था ऑन द पार्ट हु गेव दीज नेम, जिन लोगों ने इसको नाम दिए ना ये बड़े बड़े, और जिसको अलग नाम दिया, जो इंडियन सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, जो वो सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, ये लोग अपने आप को एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना फुटेज खाने वाली बात या माइलेज हासिल करने वाली बात, ये वो थी, इस वजह से हुआ था। ठीक है, द आंसर इज डी। नाउ लोक अदालत प्राइमरली इज, लोक अदालत, ये इसके ऊपर तो मैंने पूरा शॉर्टी नोट सीरीज किया हुआ है, आपको पता होगा। लोक अदालत जब हम बात करते हैं, अदालत मीन्स कोर्ट, लोक मीन्स पब्लिक, तो एक जनरल आइडिया क्या था लोक अदालत का कि ये जो एडीआर, एक जो हम आज की डेट में हम कहते हैं ना एडीआर, मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो उसमें लोक अदालत या नेशनल लोक अदालत, अभी आपको मालूम है कि वो संचालित हुई है, थर्ड नेशनल लोक अदालत, जिसमें कितने सारे पेंडिंग मामले जो है उनकी सुनवाई हुई है और उनको खत्म किया गया है ना। तो पहले इसका मतलब ये बेसिकली होता था, जो प्राइमरली जो शुरुआती तौर पे कोर्ट रन बाय पीपल है ना, इससे मतलब समझते थे लोग लोक अदालत का। ठीक है, अब व्हाट वाज द कॉमन टू द फॉलोइंग स्कॉलर्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। अब देखो भाई साहब, इनमें से अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी नाम अगर क्लियर है, ये वैदिक काल में अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से एक आध दो नाम भी अगर समझ में आ रहा है, जैसे मुझे कौन से नाम अच्छे लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं, यज्ञवल्क्य का आ रहा है एक तो, ठीक है, पिंगल का आ रहा है एक तो, अगर हम देखते हैं बौद्धियान का या कात्यायन का या मानव का या पनीनी, सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो पनीनी आ गया यहाँ पे समझ में। जब मैंने आपको वेदांग पढ़ाए थे, वेदांग मतलब दी ऑर्गन्स ऑफ द वेदास, उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़े थे, ग्रामर पढ़े थे। तो ये सारे कौन है, बेसिकली दे वर ऑल ग्रामर के, बिल्कुल जिसको आप बोलते हैं कि बिल्कुल ये वो थे, ग्रामेरियंस कहते हैं इनको, मतलब इनकी जो पकड़ थी वो ग्रामर के ऊपर थी, व्याकरण के ऊपर थी। ठीक है, तो ये वेदांग में हमने इन सब के बारे में सुना है, या मैंने आपको जब वेदांग पढ़ाए थे तब अपन ने इनके बारे में बात की थी, विच इज द ऑर्गन्स ऑफ द वेदास। नाउ सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो अमृतसर में शुरू किया गया था ये मूवमेंट, और इसको क्यों किया गया था, क्योंकि कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में और इस्लाम के, उनके अगेंस्ट किया गया था उसको शुरुआत। ठीक है इसकी, और इसमें नाम जो आता है, इसमें नाम आता है ज्ञानी ज्ञान सिंह का नाम इसमें बड़ा आता है। ठीक है, ज्ञानी ज्ञान सिंह का नाम इसमें बड़ा लिया जाता है, और इसको 1870 में अमृतसर में इसको शुरुआत मानी गई थी इसकी। ठीक है, 1870 में, 1870 मतलब अब क्या समझ गए तुम, 19वीं सेंचुरी है ना, 1870 है तो जाहिर सी बात है 19वीं सेंचुरी, तो 19वीं सेंचुरी में हुआ था ये। Now, which of the following occupies the largest cultivated area in India? अब इसको मैं बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट, ये मिटा दे रही हूँ मैं, कल्टिवेटेड एरिया किसका है इंडिया का, ये 43.86 मिलियन हेक्टर लैंड जो है कवर करता है इंडिया में। पता है कौन सा क्रॉप, किसकी क्रॉप की बात हो रही है, और इसकी यील्ड जो है वो 104 मिलियन टन से ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन सा क्रॉप की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी द फेवरेट द राइस की। राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में लगता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइस। 43.86 मिलियन हेक्टर लैंड जो है वो इसको ये ऑक्यूपाई करता है अपने प्रोडक्शन के लिए इंडिया में। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, ये तो आपको मालूम होगा, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु हरगोबिंद। ठीक है, सी ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज तो स्टूपिड सा आंसर है। नाउ मानसरोवर लेक रीजन की अगर हम बात करते हैं, इसमें फॉलोइंग रिवर्स कौन सी है, मानसरोवर लेक रीजन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जिसमें मैंने कहा था दो तरह की ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, है ना, और जिसमें भी पेनिनसुलर में कौन सी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो रिवर्स कौन सी फ्लो होती हैं, इसमें होती हैं ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। ठीक है, द आंसर इज बी। नाउ इंडिया इज द लार्ज कंट्री, ये भी मैंने बता चुकी हूँ आपको, जब हमने सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ी थी तो सबसे पहले हमने शुरुआत ही यहीं से की थी उसकी। इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब हमसे बड़े कौन से हैं, हमसे बड़ा चाइना है, कनाडा है, ब्राज़ील है, और यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन सा है, यूएस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक और है ना रशिया, रशिया को कैसे भूल सकते हैं, रशिया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नंबर आता है 7वें नंबर पे, और हम एरिया कितना कवर करते हैं, 2.4%। ऑलराइट, सो द आंसर इज 2.4%।
Now, recently there has been a controversy over the condition of glaciers in India. The fear is that glaciers are. अब जब बात हम करते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इसको लेके। तो अभी जो हमारी एक चर्चा है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी चर्चा का, वो ये है कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं। रिट्रीट होना मतलब कि जितना पानी उनमें बन नहीं रहा, जितना वो जम नहीं रहे, जितना वो प्रोसेस जो है वो नेगेटिव में जा रहा है ना, रिट्रीट कर रहे हैं, वो पिघल रहे हैं और इससे सी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो दैट प्रोसेस नोन एज रिट्रीटिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, और यही अभी हमारी समस्या है सबसे बड़ी। तो आंसर इज सी। नाउ, हु वाज प्लिनी? प्लाइनी या प्लिनी, जिसको भी आप बोलते हैं, पोएट हु रोट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द वॉरियर किंग हु सेटल्ड इन अफगानिस्तान, द रोमन स्कॉलर हु मेंशन्ड इंडिया एज अ ट्रेडिंग नेशन ट्रेडिंग विद द रोमन एम्पायर। इसके बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैं बता चुकी हूँ और आपको आंसर पता होना चाहिए कि वो सब कुछ है, ठीक है। वो बेसिकली उसने हिस्टोरियन था, वो उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, उसने हमारी ट्रेड रिलेशंस के ऊपर लिखा था और फाइनली वो जाके कहाँ, अफगानिस्तान में सेटल भी हो गया था, ठीक है। एक आप कह सकते हैं वो राजा भी था, वॉरियर किंग भी था वो। एजुकेशन ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस ऑल एट 3 home, school and society, in school, society and home, of course you know that the answer is A. sometimes achievers question में इस तरह के भी आ जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्किल से मिलते जुलते हैं। Now, the second urbanization in India is supposed to have happened approximately in the 6th century BCE. When did the first urbanization happen in India? We are talking about, of course, the Harappan Valley civilization as we know, and it started in 2500 BCE, जो कि हम बात कर रहे हैं हरप्पन और मोहनजोदाड़ो की, which is Indus Valley civilization, ठीक है। Now, in terms of history, which is the proper chronological order, history में सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या होता है? ऑब्वियसली हम जानते हैं सबसे पहले होगा आपका पेलियोलिथिक, फिर आता है मेगालिथिक, फिर आता है माइक्रोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक, ठीक है। ये फेजेस ऑफ हिस्ट्री हैं जिसकी हम बात करते हैं स्टोन एज की, या हम प्रिमिटिव हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको 4 एजेस में इस तरह से डिवाइड किया जाता है। Now, the last question, the greatest impact on the environment of Earth has been from, सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट या सबसे ज़्यादा हैज़र्ड किससे हुआ है? एटॉमिक बॉम्बिंग से हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी की, आप सोलार रेडिएशन से हुआ है, केमिकल पॉपुलेशन से हुआ है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़? ऑफ कोर्स सबकी जो जड़ है ना, जो रूट कॉज है, वो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, आप और हम जो हम करते हैं। तो आंसर इज बी। ओके, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द अचीवर्स सेक्शन। आपको आई एम श्योर सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ आपके लिए थोड़े से सिंप्लीफाइड क्वेश्चन थे जो समझना आपको थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना था। कुछ आपको लग रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत ही सिंपल से थे, अचीवर्स में क्यों थे? क्योंकि वो ऐसे थे जिसमें आपकी थिंकिंग भी देखी जाएगी और आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोच के उसका आंसर देना था, राइट। आप हमसे रह सकते हैं कनेक्टेड, आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको कोई कूपन कोड नहीं देना है, आपको 100% एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली है, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे चैनल्स हैं, अगर आप देखते हैं हमारे जितने भी हम प्रोग्राम रन करते हैं अपने चैनल पे, आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं आप सब मैग्नेट ब्रेन्स पे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्रो लोग हैं तो ये पता होगा कि हमारे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट चलती हैं, सब कुछ मिल जाएगा। कोई कहीं कोई दिक्कत है तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखो, आई विल गेट बैक टू यू। इसके साथ हमारे MCQs हो गए हैं ख़त्म। अब जो है वो हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।